हेलो दोस्तों। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने अरबी आक्रमण को पढ़ लिया था और आज की क्लास में हम लोग तुर्की आक्रमण को पढ़ने वाले हैं। अगर बात करें तुर्क की, तो तुर्क जो है चीन के उत्तर पश्चिम भाग में रहने वाली एक लड़ाकू और बर्बर जनजाति थी। और जो तुर्क जनजाति थी, तुर्क जनजाति ही उमैया वंश के शासकों के प्रभाव में आकर इस्लाम धर्म को अपना लेती है। अगर बात करें तुर्क मुसलमानों की, अगर बात करें तो खलीफा ने लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि तुर्क मुसलमानों के अंतर्गत या तुर्क आक्रमणकारियों के अंतर्गत एक महमूद गजनवी ने भारत के ऊपर 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक लगातार 17 बार आक्रमण किया। और दूसरा था मोहम्मद गौरी। और जो मोहम्मद गौरी था, मोहम्मद गौरी भी 1175 ईस्वी से लेकर 1206 ईस्वी तक लगातार भारत पर आक्रमण किया। और जो महमूद गजनवी था, महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य यह था कि भारत से काफी मात्रा में धन को लूटकर मध्य एशिया में एक विशाल इस्लामिक साम्राज्य की स्थापना करना जो उद्देश्य था महमूद गजनवी का था। और जो मोहम्मद गौरी था, मोहम्मद गौरी का उद्देश्य था कि भारत में इस्लामिक सत्ता की स्थापना करना। अगर बात करें खलीफा द्वारा मान्यता प्राप्त प्रथम जो सल्तनत था गजनी सल्तनत था, और वहीं खलीफा द्वारा मान्यता प्राप्त जो प्रथम सुल्तान था वह था महमूद गजनवी। अगर बात करें गजनवी सल्तनत की, तो जो गजनवी सल्तनत था गजनवी या गजनी सल्तनत की स्थापना जो है अफगानिस्तान प्रदेश में अल्पतगिन करता है। और अल्पतगिन का ही गुलाम था सुबुकतगिन। सुबुकतगिन और अल्पतगिन ने सुबुकतगिन को एक उपाधि दिया था, अमीर उल उमरा की उपाधि, जो है अल्पतगिन ने सुबुकतगिन को दिया था। और अल्पतगिन के बाद अगला जो शासक है सुबुकतगिन बनता है। और जो सुबुकतगिन है
सुबुकतगिन ने ही तुर्की मुसलमानों के अंतर्गत सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था। यानी भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्की शासक जो था वह था सुबुकतगिन। और सुबुकतगिन ने भारत के ऊपर पंजाब के हिंदुशाही वंश के शासक जयपाल के ऊपर आक्रमण किया था और जयपाल को पराजित भी किया था। कुछ दिन बाद सुबुकतगिन का निधन हो जाता है। तो सुबुकतगिन के बाद अगला शासक जो है सुबुकतगिन का बेटा महमूद गजनवी बनता है। और महमूद गजनवी जो है 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है। और जो महमूद गजनवी है, महमूद गजनवी लगातार भारत के ऊपर धन लूटने के उद्देश्य से 17 बार आक्रमण करता है 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक। और जो महमूद गजनवी है, महमूद गजनवी यामिनी वंश से संबंधित था। महमूद गजनवी ने यामिनी उद्दौला साम्राज्य के दाहिना हाथ और यामिनी उल मिलत मुसलमानों का संरक्षक की उपाधि धारण किया था। और जो महमूद गजनवी था सबसे पहले 1000 ईस्वी में भारत के सीमावर्ती क्षेत्र पर आक्रमण करता है और उसको जीत लेता है। फिर उसके बाद 1001 ईस्वी में जो महमूद गजनवी है, महमूद गजनवी पंजाब के हिंदुशाही वंश के शासक जयपाल के साम्राज्य पर आक्रमण करता है और पराजित भी करता है जयपाल को। और जो जयपाल था बार बार तुर्की मुसलमानों से पराजित होने के कारण आत्महत्या कर लेता है। अगर बात करें पंजाब के हिंदुशाही वंश की, तो पंजाब के हिंदुशाही वंश की स्थापना जो है कल्लर ने किया था और इसकी राजधानी जो है वह हिंद थी, वह हिंद। फिर महमूद गजनवी जो है 1006 ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण करता है और मुल्तान को भी जीत लेता है। फिर उसके बाद महमूद गजनवी जो है 1008 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश के नागरकोट पर आक्रमण करता है और हिमाचल प्रदेश के नागरकोट में जो हिंदू मंदिर था, हिंदू मंदिर को तोड़वा देता है, जिस कारण महमूद गजनवी को बुत सिकन या मूर्ति भंजक के नाम से भी जाना जाता है। फिर इसके बाद महमूद गजनवी जो है 1009 ईस्वी में पंजाब के हिंदुशाही वंश के शासक आनंदपाल के ऊपर आक्रमण करता है और आनंदपाल को भी महमूद गजनवी जो है 1009 ईस्वी में पराजित कर देता है। फिर उसके बाद जो महमूद गजनवी है 1014 ईस्वी में
थानेश्वर पर 1018 ईस्वी में कनौज पर आक्रमण करता है। और जो महमूद गजनवी था, महमूद गजनवी का अगर बात करें सबसे प्रमुख आक्रमण की अगर बात करें तो इसका सबसे प्रमुख आक्रमण जो है 1025 से 26 ईस्वी में गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर जो आक्रमण था वह महमूद गजनवी का सबसे प्रमुख आक्रमण था। और यह 16वां आक्रमण था, महमूद गजनवी का यह 16वां आक्रमण था। और जब महमूद गजनवी गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करता है तो इस समय गुजरात के सोलंकी वंश के शासक जो थे भीम प्रथम थे। और इस आक्रमण से महमूद गजनवी को काफी मात्रा में धन की प्राप्ति होती है। और जब महमूद गजनवी इस धन को लेकर जब अपने साम्राज्य वापस लौट रहा था, जब अपने साम्राज्य वापस लौट रहा था तो इसी क्रम में सिंध के जाटों ने महमूद गजनवी द्वारा लूटे गए धन को छीनने की कोशिश की जाटों ने। जिस कारण जो महमूद गजनवी था 1027 ईस्वी में सिंध के जाटों के खिलाफ अभियान करता है, जो महमूद गजनवी का सबसे अंतिम अभियान था। और 1030 ईस्वी में महमूद गजनवी का निधन हो जाता है। और जो महमूद गजनवी था, महमूद गजनवी ने चांदी का सिक्का चलाया था और उस सिक्का के एक तरफ तुर्की भाषा में लेख लिखे हुए थे। और जो महमूद गजनवी था, महमूद गजनवी एक विद्वान शासक भी था, क्योंकि इसके दरबार में अलबरूनी, उतबी, फरूखी, फिरदौसी जो विद्वान थे, ये सभी विद्वान महमूद गजनवी के दरबार में रहते थे। और जो अलबरूनी था, अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अलबरूनी ने ही किताबुल हिंद, तारीख हिंद या तहकीक हिंद की रचना जो है अलबरूनी ने ही किया है। और भारतीय धर्म ग्रंथ पुराणों का अध्ययन करने वाला भी प्रथम मुस्लिम जो था अलबरूनी ही था। और जो फिरदौसी था, फिरदौसी महमूद गजनवी के साथ भारत नहीं आया था। और फिरदौसी की अगर रचना की बात करें तो फिरदौसी ने शाहनामा की रचना किया है। तो महमूद गजनवी के विषय में हमें यहीं तक पढ़ना है। अगर बात करें
मोहम्मद गौरी की अगर बात करें तो मोहम्मद गौरी जो है गजनवी प्रांत के अंतर्गत ही एक छोटा सा प्रांत जिसका नाम था गोंड, गोंड प्रांत के ही मोहम्मद गौरी रहने वाला था। और जो मोहम्मद गौरी था 1173 ईस्वी में गोंड प्रांत का शासक बना। और मोहम्मद गौरी ने अपना उद्देश्य जो है भारत में इस्लामिक सतह की स्थापना करना उन्होंने अपना लक्ष्य बनाया। अगर बात करें कि सबसे पहले मोहम्मद गौरी ने भारत के ऊपर आक्रमण कब किया था, तो 1175 ईस्वी में मुल्तान पर मोहम्मद गौरी का जो आक्रमण था, पहला आक्रमण था। फिर 1178 ईस्वी में गुजरात के पाटन पर करते हैं मोहम्मद गौरी। और इस समय गुजरात के सोलंकी वंश का जो शासक था भीम द्वितीय था। भीम द्वितीय मोहम्मद गौरी को पराजित कर देता है। और जो मोहम्मद गौरी है, मोहम्मद गौरी भारत में पराजित होने वाला प्रथम तुर्क मुसलमान भी हैं। फिर इसके बाद मोहम्मद गौरी जो है 1179 ईस्वी में पेशावर पर आक्रमण करता है। फिर उसके बाद 1181 ईस्वी में लाहौर पर आक्रमण करता है और लाहौर को ही केंद्र बिंदु बनाकर अपने साम्राज्य का आगे का अभियान जो है जारी रखता है। फिर इसके बाद मोहम्मद गौरी ने 1185 ईस्वी में सियालकोट पर आक्रमण किया। फिर उसके बाद 1189 ईस्वी में भटिंडा पर आक्रमण किया। और जो भटिंडा था, भटिंडा पृथ्वीराज चौहान के नियंत्रण में था, जिस कारण पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच भटिंडा के किला को लेकर युद्ध हुआ, जिसे तराइन का प्रथम युद्ध कहा जाता है। और जो तराइन का प्रथम युद्ध है 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ है। और इस युद्ध की अगर बात करें तो इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है और मोहम्मद गौरी की हार होती है। इसके बावजूद भी पृथ्वीराज जो चौहान थे मोहम्मद गौरी को मारते नहीं हैं बल्कि छोड़ देते हैं। और जो मोहम्मद गौरी था फिर अपने प्रांत वापस लौट जाता है, फिर प्लानिंग करता है और फिर से 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान के ऊपर आक्रमण करता है। और इस युद्ध को तराइन का द्वितीय युद्ध कहा जाता है, जो 1192 ईस्वी में हुआ है। और इसी समय अगर बात करें तो इसी समय मोहम्मद गौरी के साथ में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे भारत आए थे 1192 ईस्वी में। और जो तराइन का द्वितीय युद्ध था, तराइन के द्वितीय युद्ध में
पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है और मोहम्मद गौरी की जीत हो जाती है। जो तराइन का द्वितीय युद्ध है, तराइन के द्वितीय युद्ध से ही माना जाता है कि भारत में इस्लामिक सत्ता की स्थापना की नींव पड़ी है। और एक विद्वान थे विंसेंट स्मिथ, विंसेंट स्मिथ ने कहा कि यह युद्ध जो है एक निर्णायक युद्ध था। तराइन के द्वितीय युद्ध को लेकर विंसेंट स्मिथ ने कहा कि यह युद्ध जो था एक निर्णायक युद्ध था, जिसने भारत में इस्लामिक सत्ता की स्थापना किया। फिर 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध होता है। कनौज के शासक, जो कनौज के गढ़वाल वंश के शासक थे, जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में 1194 ईस्वी में युद्ध होता है। और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की जीत होती है और जयचंद की हार होती है। फिर इसके बाद अगर बात करें तो मोहम्मद गौरी का सेनापति था जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने ही 1203 ईस्वी में बिहार पर आक्रमण करके जो नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय था उसको नष्ट जो है बख्तियार खिलजी ने किया है। यानी नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट जो है मुसलमानों ने किया है, वो भी तुर्की मुसलमानों ने। फिर इसके बाद जो बख्तियार खिलजी है 1204-5 ईस्वी में बंगाल को भी जीत लेता है। 1206 ईस्वी में असम को भी जीत लेता है और 1206 ईस्वी में ही मोहम्मद गौरी की मौत हो जाती है। और जो मोहम्मद गौरी था, मोहम्मद गौरी संसबनी वंश से संबंधित था, संसबनी वंश से संबंधित था। मोहम्मद गौरी ने लक्ष्मी की आकृति वाला एक सिक्का चलाया था। और मोहम्मद गौरी के निधन होते ही अगर बात करें तो जो इनके गुलाम थे कुबाचा, यालदोज, कुतुबुद्दीन ऐबक, इन तीनों में गुलामों में मोहम्मद गौरी का उत्तराधिकारी जो है कुतुबुद्दीन ऐबक बना, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने यालदोज की पुत्री से विवाह किया था और अपनी बहन का विवाह जो है कुबाचा के साथ में किया था, जिस कारण वैवाहिक संबंध के कारण अगला उत्तराधिकारी जो बनता है मोहम्मद गौरी का कुतुबुद्दीन ऐबक बनता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक ही आगे चलकर गुलाम वंश की स्थापना करता है। और जो गुलाम वंश है 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक इसका शासनकाल है गुलाम वंश का। जब हम लोग दिल्ली सल्तनत को पढ़ेंगे तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत 5 राजवंश को पढ़ेंगे, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश को। तो
आज की क्लास में हम लोगों ने तुर्की आक्रमण को पढ़े और तुर्की आक्रमण के अंतर्गत महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ा। तो चलिए इन सभी पॉइंट को हम लोग नोट कर लेते हैं ताकि याद रखने में आसानी हो। तुर्की आक्रमण तुर्की आक्रमण के अंतर्गत एक था महमूद गजनवी और महमूद गजनवी जो है भारत के ऊपर 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक लगातार 17 बार आक्रमण करता है। और जो मोहम्मद गौरी था, मोहम्मद गौरी भारत के ऊपर 1175 ईस्वी से लेकर 1206 ईस्वी तक आक्रमण करता है। तो अगर बात करें खलीफा द्वारा प्राप्त मान्यता प्राप्त प्रथम सल्तनत की अगर बात करें तो गजनी सल्तनत था। और गजनी सल्तनत के संस्थापक की अगर बात करें तो गजनी सल्तनत के संस्थापक जो थे अल्पतगिन। फिर अगला शासक जो है सुबकतगिन। और जो अल्पतगिन था, अल्पतगिन ने सुबकतगिन को अमीर उल उमरा की उपाधि जो है अल्पतगिन ने सुबकतगिन को उपाधि दिया था। और सुबकतगिन ही प्रथम तुर्की मुसलमान है जिसने भारत पर आक्रमण किया, यानी भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम तुर्की मुसलमान जो था कौन था? तो सुबकतगिन। और सुबकतगिन ने जो भारत के ऊपर आक्रमण किया था यह पंजाब के हिंदू शाही वंश के ऊपर आक्रमण किया था। और इस समय पंजाब के हिंदू शाही वंश के शासक जो थे जयपाल थे। जयपाल को पराजित किए। अगर बात करें पंजाब के हिंदू शाही वंश की, पंजाब के हिंदू शाही वंश के संस्थापक जो थे कल्लर। और पंजाब के हिंदू शाही वंश की राजधानी जो थी वहिंद थी।
सुबुकतगिन की मृत्यु के बाद अगला जो शासक है महमूद गजनवी बनता है। महमूद गजनवी बनता है और महमूद गजनवी जो है 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक भारत के ऊपर आक्रमण करता है। अगर बात करें महमूद गजनवी की, तो जो महमूद गजनवी था यामिनी वंश से संबंधित था। यामिनी वंश से संबंधित था। अगर उपाधि की बात करें तो महमूद गजनवी ने यामिनी उद दौला यानी साम्राज्य का दाहिना हाथ, साम्राज्य का दाहिना हाथ की उपाधि धारण किया था। और यामिनी उल मिलत यानी मुसलमानों का संरक्षक, मुसलमानों का संरक्षक की उपाधि धारण किया था। और जो महमूद गजनवी था सर्वप्रथम भारत के सीमावर्ती क्षेत्र पर आक्रमण किया 1000 ईस्वी में। जो महमूद गजनवी था भारत के सीमावर्ती क्षेत्र पर, भारत के सीमावर्ती क्षेत्र पर आक्रमण किया। फिर उसके बाद 1001 ईस्वी में पंजाब के हिंदूशाही वंश के शासक, पंजाब के हिंदूशाही वंश के शासक कौन थे? तो जयपाल थे। जयपाल को पराजित किए। फिर इसके बाद 1006 ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण की। 1008 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश के नागरकोट पर और हिमाचल प्रदेश के नागरकोट में जो हिंदू मूर्ति था, हिंदू मूर्ति को तोड़ने का जो काम है महमूद गजनवी ने किया। हिंदू मूर्ति को तोड़ा, जिस कारण महमूद गजनवी को बूत सीकन या मूर्ति भंजक के नाम से भी जाना जाता है। मूर्ति भंजक के नाम से जाना जाता है। फिर इसके बाद 1009 ईस्वी में पंजाब के हिंदूशाही वंश पर और इस समय पंजाब के हिंदूशाही वंश के जो शासक थे आनंदपाल को भी पराजित किए। फिर इसके बाद अगला अगर बात करें तो 1014 ईस्वी में थानेश्वर पर 1014 ईस्वी में
थानेश्वर पर आक्रमण किए। फिर उसके बाद थानेश्वर को जीता। फिर 1018 ईस्वी में कनौज पर आक्रमण किए। और इसके बाद 1025-26 ईस्वी में गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर और जो गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किए थे, यही महमूद गजनवी का सबसे प्रमुख या लोकप्रिय आक्रमण था। सबसे प्रमुख आक्रमण था और काफी मात्रा में धन की प्राप्ति हुई इस आक्रमण से। तो 1027 ईस्वी में फिर से जाटों के खिलाफ अभियान, सिंध के जाटों के खिलाफ अभियान और 1030 ईस्वी में इनका निधन हो जाता है। और इनके दरबार की अगर बात करें तो इनके दरबार में अलबरूनी, उत्बी, फरूखी, फिरदौसी नामक विद्वान रहते थे। अलबरूनी, उत्बी, फरूखी, फिरदौसी नामक विद्वान जो है इनके दरबार में रहते थे। और अलबरूनी ने ही किताब उल हिंद की जो रचना है, या इसी को तहकीक ए हिंद कहा जाता है, या इसी को तारीख ए हिंद कहा जाता है। इसकी रचना जो है अलबरूनी ने किया है। और जो अलबरूनी है महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे। महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे। और जो फिरदौसी ने शाहनामा की रचना किया है। शाहनामा की रचना फिरदौसी ने किया है। और जो फिरदौसी है महमूद गजनवी के साथ में भारत नहीं आया था। महमूद गजनवी के साथ भारत नहीं आया था। फिर इसके बाद अगर बात करें मोहम्मद गौरी की, मोहम्मद गौरी, तो मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी से लेकर 1206 ईस्वी तक भारत के ऊपर आक्रमण किया था।
और जो मोहम्मद गौरी था, मोहम्मद गौरी गजनवी सल्तनत के अंतर्गत ही गोंड प्रांत का शासक जो है 1173 ईस्वी में बना। 1173 ईस्वी में बना और 1175 ईस्वी में भारत के ऊपर इनका पहला आक्रमण था। 1175 ईस्वी में मुल्तान के ऊपर फिर 1178 ईस्वी में गुजरात के पाटन पर, और इस समय गुजरात के सोलंकी वंश का जो शासक था, भीम द्वितीय था और भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया। यानी प्रथम तुर्की मुसलमान जो भारत में पराजित हुआ वह मोहम्मद गौरी था। प्रथम तुर्की मुसलमान या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, भारत में पराजित होने वाला, भारत में पराजित होने वाला प्रथम तुर्की मुसलमान मोहम्मद गौरी था। और 1178 के बाद में 1179 ईस्वी में फिर से आक्रमण करता है और गौरी का उद्देश्य था भारत में इस्लामिक सत्ता को स्थापित करना। 1179 ईस्वी में पेशावर पर आक्रमण करते हैं। फिर 1181 ईस्वी में लाहौर पर, और लाहौर को ही मोहम्मद गौरी ने अपने साम्राज्य का केंद्र बिंदु बनाया, अपने साम्राज्य का केंद्र बिंदु बनाया। फिर इसके बाद 1185 ईस्वी में सियालकोट पर आक्रमण करते हैं। और फिर उसके बाद 1189 ईस्वी में भटिंडा के किला पर को ही लेकर मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में ट्राइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में। ट्राइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में।
पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में युद्ध होता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है और गौरी की हार होती है। वहीं तराइन का द्वितीय युद्ध जो है, तराइन का द्वितीय युद्ध जो है 1192 ईस्वी में, 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में, और इसमें गौरी की जीत होती है और पृथ्वीराज चौहान की हार होती है। फिर 1194 ईस्वी में, लेकिन अगर बात करें तराइन के द्वितीय विश्व युद्ध की, तो तराइन का द्वितीय विश्व युद्ध है, तराइन का द्वितीय युद्ध है, तराइन का द्वितीय युद्ध है भारत में इस्लामिक सत्ता की स्थापना की नींव रखी। एक विद्वान थे जिनका नाम था विंसेंट स्मिथ, B.A. स्मिथ, और विंसेंट स्मिथ का कहना था कि जो तराइन का द्वितीय युद्ध है, यह एक निर्णायक युद्ध था, यह एक निर्णायक युद्ध था जिसने भारत में इस्लामिक स्थापना की, यह एक निर्णायक युद्ध था जिसने भारत में इस्लामिक सत्ता की स्थापना की। अगर बात करें चंदावर का युद्ध की अगर बात करें, तो चंदावर का युद्ध जो है कनौज की गढ़वाल वंश के शासक जयचंद और गौरी के बीच में हुआ है, और इस युद्ध में गौरी की जीत होती है और जयचंद की हार होती है। फिर इसके बाद अगर बात करें तो जो गौरी का सेनापति था बख्तियार खिलजी ने 1203 ईस्वी में बिहार पर आक्रमण किया, और बिहार में जो नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय था, उसको नष्ट जो है 1203 ईस्वी में बिहार पर आक्रमण बख्तियार खिलजी ने किया, और जो बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय को क्षति जो है को नष्ट जो है बख्तियार खिलजी ने किया, और जो तक्षशिला विश्वविद्यालय था, विश्वविद्यालय को भी नष्ट जो है
बख्तियार खिलजी ने ही किया है। यानी नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय को नष्ट जो है मुसलमानों ने, तुर्की मुसलमानों ने किया है, मुसलमानों ने किया है। फिर उसके बाद 1204-5 ईस्वी में बंगाल पर आक्रमण करता है और 1206 ईस्वी में असम पर आक्रमण करता है और 1206 ईस्वी में ही गौरी का निधन हो जाता है। गौरी का निधन हो जाता है। और गौरी की अगर बात करें तो गौरी के जो गुलाम थे कुतुबुद्दीन ऐबक, कुबाचा, याल्दोज और जो कुतुबुद्दीन ऐबक वैवाहिक नीति के तहत कुबाचा और याल्दोज को अपने पक्ष में कर देता है और गौरी का जो उत्तराधिकारी है, गौरी का उत्तराधिकारी जो है कुतुबुद्दीन ऐबक बनता है और कुतुबुद्दीन ऐबक ही आगे चलकर दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गुलाम वंश की जो स्थापना है कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही किया है। गुलाम वंश की स्थापना जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया है। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं याल्दोज की पुत्री से विवाह करते हैं, और कुबाचा के साथ में अपनी बहन का विवाह कर देते हैं। तो जितना भी पढ़ाए थे उसको नोट करवा दिए हैं। अगले क्लास में हम लोग दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गुलाम वंश को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश के बाद में सैयद वंश के बाद में हम लोग लोधी वंश को पढ़ेंगे और लोधी वंश के बाद हम लोग दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था को देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।